हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 जून। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 जून 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डिटेल में दोस्तों आपको भेजी जाएगी एमजेटी ऐप पर, तो एमजेटी ऐप से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। वहीं पर आपको क्विज भी मिल जाएगी, तो आप क्विज भी सॉल्व कर सकते हो रोजाना। वीडियो को जस्ट देखने के बाद आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों हरियाणा के सीएम ने ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किसे असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो रायमोना नेशनल पार्क को छठा और देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को 7वां नेशनल पार्क घोषित किया गया है असम का। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक पवन दिवस यानी ग्लोबल वाइंड डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 जून को। कब? 15 जून को मनाया जाता है। जो ये पवनें होती हैं, हवाएं होती हैं, इनका क्या महत्व है, इनका दोस्तों कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन में भी यूज किया जा सकता है कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस दिवस को पहली बार 2007 में मनाया गया था, ठीक है, तब ये पवन दिवस यानी विंड डे के रूप में मनाया गया था। आगे चल करके 2009 के बाद से ये वैश्विक पवन दिवस यानी ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाया जाने लगा। इसको दोस्तों विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, पवन चक्कियों से दोस्तों बिजली का उत्पादन होता ही है। ये दोस्तों ग्रीन एनर्जी होती है, यानी इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। और भारत भी ये ग्रीन एनर्जी के लिए अपना एक टारगेट बनाया है कि 2021 से 2025 के बीच में भारत 20 गीगावाट तक का पवन क्षमता स्थापित करेगा, ठीक है, एक अक्षय ऊर्जा स्थापित करेगा 20 गीगावाट तक का। तो ये भारत का लक्ष्य है। फिलहाल बात करें वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद की, तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। अब ये तो है दोस्तों इम्पोर्टेंट डे जून मंथ का। तो अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे आए हैं चलिए उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 जून आया। 1 जून को दोस्तों मनाया गया विश्व दूध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। फिर 2 जून को हम लोगों ने मनाया तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। फिर 3 जून को हम लोगों ने मनाया विश्व साइकिल दिवस। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डे आता है 5 जून। 5 जून को दोस्तों वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। फिर इसके बाद 6 जून आया जब संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस मनाया गया, रशियन लैंग्वेज डे मनाया गया। इसके बाद 7 जून आया। 7 जून को दोस्तों क्या मनाया गया, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। फिर 8 जून को दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट डे विश्व महासागर दिवस, इसको याद रखना है। इसके बाद आता है दोस्तों 8 जून के बाद इंपॉर्टेंट डे 14 जून। 14 जून को क्या मनाया गया, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और अब 15 जून को वर्ल्ड ग्लोबल विंड डे यानी वैश्विक पवन दिवस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर नाटो शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित हुआ। तो अभी हाल ही में दोस्तों ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। नाटो समिट आयोजित हुई है 2021, ठीक है। नाटो यानी कि होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। अभी कुछ दिन पहले ही ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो जो अपलोड की हुई थी हमने, उसमें ये भी था और उसमें बहुत सारे ऐसे दुनिया भर के संगठन थे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टाइटल को टच कीजिए, जाइए उसको देख लीजिए वीडियो। चलिए नाटो के बारे में फिलहाल बात करते हैं समिट की। तो इस बार इसका 31वां संस्करण था, 31वां नाटो शिखर सम्मेलन था। और इसमें दोस्तों इन कंट्रीज़ ने मिल करके नाटो 2030 एजेंडा भी शुरू किया है। नाटो 2030 यानी नाटो के लिए 2030 तक का एक लक्ष्य बनाया हुआ है, एक एजेंडा बनाया हुआ है और उसी पर ये लोग काम करेंगे। नाटो के बारे में बात करें तो देखिए फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और इसमें सदस्य देश हैं 30। कितने सदस्य देश हैं? 30। जेंस स्टोलनबर्ग जो हैं ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर प्रसिद्ध रज महोत्सव मनाया गया। तो रज महोत्सव या रजा महोत्सव दोस्तों मनाया गया, ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है उड़ीसा में और अभी हाल ही में ये उड़ीसा में मनाया गया है। ये 3 दिवसीय उत्सव होता है दोस्तों, काफ़ी प्रचलित उत्सव है ये उड़ीसा में। जब वहाँ पर मानसून आता है, मानसून की शुरुआत होती है, तब ये दोस्तों पृथ्वी के नारित्व के रूप में, जश्न के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? उड़ीसा में रज महोत्सव। उड़ीसा में कुछ और भी महोत्सव मनाए जाते हैं, कौन कौन से?
कलिंग महोत्सव मनाया जाता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में ही है, वहीं पर मनाया जाता है कोणार्क नृत्य महोत्सव। चंदन यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, छतर यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण उत्सव हैं उड़ीसा के, याद रखना आपको। चलिए अब उड़ीसा आया है। उड़ीसा देखिए इंडिया के मैप में कहाँ पर है, ये रहा दोस्तों उड़ीसा। भुवनेश्वर यहाँ की है कैपिटल। नवीन चंद्र पटनायक जी दोस्तों बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के हैं सीएम, और ये 5वीं बार सीएम बने हैं लगातार। प्रोफेसर गणेशी लाल दोस्तों यहाँ के गवर्नर हैं। नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी विहार, ये है उड़ीसा में ही। अच्छा, उड़ीसा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, ये अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर करता है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से। उड़ीसा में दोस्तों चिल्का झील है जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अच्छा उड़ीसा में ही है कौन सा टेस्ट फायर रेंज है, चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज। वहाँ पर डीआरडीओ अक्सर परीक्षण वगैरह किया करता है। यहीं पर दोस्तों एक व्हीलर द्वीप था, व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा में ये भी स्थित है। क्लियर, उड़ीसा में ही होने वाला है हॉकी का विश्व कप। एक बार फिर से उड़ीसा मेजबानी करेगा। 2023 में होगा हॉकी का विश्व कप। 2018 का हुआ था, उसका भी आयोजन उड़ीसा ने ही किया था। उड़ीसा हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एस मुरलीधर। कौन है, एस मुरलीधर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जीवन वायु नामक भारत का पहला बिजली मुक्त सीपीएपी उपकरण बनाया। तो अभी हाल ही में आईआईटी रोपड़ ने दोस्तों जीवन वायु नाम से एक भारत का पहला बिजली मुक्त सीपीएपी उपकरण बनाया है। सीपीएपी क्या होता है, सीपीएपी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ठीक है, क्या, कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर। तो ये अभी तक जो होता था दोस्तों, बिजली का यूज हुआ करता था। ठीक है, तो लाइट चली जाने पर गांव वगैरह के अस्पताल में जब लाइट चली जाती थी वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन अब जो है ये जब डिवाइस बन गई है तो इसकी वजह से अब ये उपकरण बिना बिजली के ही काम कर सकेगा, और ये भारत की पहली ऐसी मशीन है जो बिना बिजली के सीपीएपी का काम कर रही है। ठीक है, इस डिवाइस की मदद से दोस्तों 60 लीटर प्रति मिनट की दर से हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन पहुंचाया जा सकता है। तो इसको डेवलप किया है आईआईटी रोपड़ ने। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य किया। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों आंध्र प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं सभी में अंग्रेजी माध्यम यानी इंग्लिश मीडियम को अनिवार्य कर दिया है। चाहे वो सरकारी स्कूल हों, ठीक है, राज्य सरकार के, चाहे वो प्राइवेट हों, चाहे वो अर्ध सरकारी हों, सभी प्रकार के जो भी स्कूल हैं सभी में इंग्लिश मीडियम जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है आंध्र प्रदेश में। ये जब अगला सीजन शुरू होगा, शैक्षणिक वर्ष शुरू होगा 2021-22, तब से लागू कर दिया जाएगा आंध्र प्रदेश में। क्लियर, आंध्र प्रदेश आया है। आंध्र प्रदेश को भी देख लीजिए मैप में। यहाँ पर देखिए ये रहा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों हैदराबाद अभी फिलहाल के लिए कैपिटल है, लेकिन इसकी 3 राजधानियाँ बनाई जानी हैं। कौन कौन सी, एक तो होगी कुर्नूल में, एक होगा दोस्तों विशाखापत्तनम में, और एक होगी राजधानी अमरावती में। तो आगे आने वाले समय में 3 राजधानियों वाला राज्य होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दोस्तों यहाँ के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी जी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं ये। और यहाँ पर दोस्तों 5 डिप्टी सीएम हैं। 5 डिप्टी सीएम वाला इकलौता और पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। विश्वभूषण हरिचंदन जी दोस्तों यहाँ के करेंट टाइम पर हैं गवर्नर। आंध्र प्रदेश के अगर हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के करेंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं अरूप कुमार गोस्वामी। कौन है, अरूप कुमार गोस्वामी। अच्छा, आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट भारत का सबसे आखिरी हाईकोर्ट है। 25 हाईकोर्ट हैं और 25वां हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश को ही बनाया गया है। आंध्र प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, ये अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर करता है नीचे तमिलनाडु से, इसके बाद कर्नाटका से, तेलंगाना इससे अलग ही हुआ था 2 जून 2014 को, उससे शेयर करता है, छत्तीसगढ़ से भी शेयर करता है और उड़ीसा से भी शेयर करता है अपना बॉर्डर आंध्र प्रदेश। क्लियर। अगला है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों मई 2021 के लिए भी आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड की घोषणा कर दी है, जिसको जीता है कैथरीन ब्राइस और मुशफिकुर रहमान ने। ठीक है, मुशफिकुर रहमान और कैथरीन ब्राइस, इन दोनों को मई 2021 के लिए दिया गया है आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। आईसीसी ने दोस्तों मंथली अवार्ड दिए जाने की शुरुआत की है इसी बार से, जनवरी मंथ से। ठीक है, जनवरी 2021 से। और शुरू में 3 बार तो भारतीय ही थे, तीनों खिलाड़ी जिन्होंने ये अवार्ड जीते थे। फिलहाल मई के बारे में बात करें तो कैथरीन ब्राइस पाई हैं। कैथरीन ब्राइस जो हैं ये कहाँ की हैं, ये स्कॉटलैंड की हैं क्रिकेटर। ठीक है, मुशफिकुर रहमान ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। तो इन दोनों को सम्मानित किया गया है मई 2021 के लिए।
अब ये दोनों ही अपने अपने देश से पहले पहले खिलाड़ी बन गए हैं आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड को पाने वाले। ठीक है, आईसीसी ने दोस्तों जब इसकी शुरुआत की थी जनवरी 2021 में, तो सबसे पहली बार ऋषभ पंत को मिला था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा जब फरवरी के लिए मिला तो वो मिला भुवनेश्वर कुमार को, और तीसरा जब मिला मार्च के लिए तो वो मिला आर अश्विन को, रविचंद्रन अश्विन को। तो 3 तो ये भारतीय ही हो गए, इनको याद रखना है। इसके बाद अप्रैल के लिए बात करें तो अप्रैल के लिए बाबर आजम को मिला था, बाबर आजम पाकिस्तान के हैं, और अब मुशफिकुर रहमान को। क्लियर। अब आईसीसी के बारे में बात करते हैं। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके दोस्तों अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी। इसने दोस्तों अभी हाल ही में भारत पे के साथ समझौता किया है, भारत पे के साथ। भारत पे को अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया है 2023 तक के लिए। तो जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट होंगे 2023 तक, उनमें दोस्तों ये उसकी ब्रांडिंग करेगा, भारत पे जो होगा आईसीसी का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो दोस्तों अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने घोषणा की है कि 2021 में ही वो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा, दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अभी आपको याद हो दोस्तों, कुछ महीने पहले ही मैंने एक और क्वेश्चन बताया था आपको कि जापान भी ऐसे ही कुछ घोषणा किया है कि वो बना रहा है लकड़ी का उपग्रह, लेकिन वो बना ही रहा है, अभी वो लॉन्च करने की प्लान कर रहा है। उससे पहले न्यूजीलैंड ने घोषणा कर दी है कि वो इसी साल वो लॉन्च कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर लॉन्च हो जाता है तो सबसे पहला देश बन जाएगा न्यूजीलैंड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहले बनाना किसने शुरू किया था, तो जापान ने बनाना शुरू किया था। ठीक है, चलिए, तो ये 2021 में ही लॉन्च होने का उद्देश्य है। इसका नाम होगा इसका वाइज वुडसेट। क्या? वाइज वुडसेट। ये एक नैनो सैटेलाइट होगा, 4x4x4 इंचेस का होगा, यानी 4 लंबाई होगी 4 इंच की, 4 इंच की चौड़ाई और 4 इंच की इसकी ऊंचाई भी होगी। ठीक है, तो ये एक क्यूबिक टाइप का होगा। अब देखिए 2.2 पाउंड का इसका वजन होगा, यानी लगभग 1 किलोग्राम का। क्लियर। न्यूजीलैंड इसे लॉन्च करेगा। अब न्यूजीलैंड आया है, न्यूजीलैंड को देखेंगे हम लोग वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की तरफ, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके भी नीचे आ जाइए तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, ये जो दोनों कंट्री है ये है न्यूजीलैंड। ठीक है, अब देखिए ये इसी का ही पार्ट है, न्यूजीलैंड का ही। और न्यूजीलैंड की राजधानी होती है वेलिंगटन। क्या होती है? वेलिंगटन। वेलिंगटन यहाँ पर है, ये होती है इसकी राजधानी, कैपिटल ये रही। ठीक है, न्यूजीलैंड की जो पीएम है वो है जेसिंडा अर्डन। कौन है? जेसिंडा अर्डन। और यहाँ की करेंसी होती है न्यूजीलैंड डॉलर। क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। अच्छा हाँ दोस्तों, मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपको वर्ल्ड मैप के थ्रू एक एक कॉन्टिनेंट का सभी देशों के बारे में सब कुछ बता दिया जाए, वर्ल्ड मैप में समझा भी दिया जाए कौन सा देश कहाँ पर है, फिर उसकी राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रपति और संसद क्या क्या है ये बता दिया जाए। तो इसकी वीडियो जल्द ही आएगी आपके लिए। आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। ठीक है, उसकी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहाँ पर महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने दोस्तों केन्या में, कहाँ पर? केन्या में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। केन्या के एक यूनिवर्सिटी में किया है। केन्या में एक है नैरोबी यूनिवर्सिटी, उसी नैरोबी यूनिवर्सिटी में दोस्तों इन्होंने उद्घाटन किया है महात्मा गांधी जी के स्मारक का, वहाँ के पुस्तकालय में। अब देखिए दोस्तों, ये एक प्रकार से समझ लीजिए पुनर्निर्मित किया जा रहा है, क्योंकि ये पहले से ही था वहाँ पर। पहली बार 1956 में स्थापित किया गया था, लेकिन अब उसे पुनर्निर्मित किया जा रहा है, महात्मा गांधी स्मारक को। ओके, अच्छा, अभी भारत सरकार ने ये भी बताया है कि भारत जो है वो प्रत्येक वर्ष केन्या में 400 से ज़्यादा लोगों को स्कॉलरशिप दिया करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब केन्या आया है, केन्या को भी देखेंगे हम लोग वर्ल्ड मैप में। तो देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सोमालिया की तरफ ही केन्या। ये जो कंट्री है केन्या है। इधर देखिए सोमालिया है, यूथोपिया है, युगांडा है, तंजानिया है, बीच में है केन्या। केन्या की कैपिटल क्या होती है? नैरोबी। क्या है? नैरोबी यहाँ की कैपिटल होती है। और यहाँ की करेंसी होती है केन्यान सिलिंग। क्या? केन्यान सिलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICAN द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 में परमाणु हथियारों के खर्च में कितने की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों ICAN ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इसने ये बताया है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं
उसमें कितना ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, कौन से देश कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो इसमें इसने बताया है कि 2020 तक इसने 1.4 बिलियन डॉलर तक खर्च किया गया है लोगों के द्वारा, देशों के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स को मजबूत करने में। ठीक है, तो ये लिस्ट, डिटेल लिस्ट इसने जारी की है, रिपोर्ट जिसका नाम है कॉम्प्लिकेट 2020 ग्लोबल न्यूक्लियर स्पेंडिंग। ठीक है, तो 2020 में जितने खर्च किए गए हैं वो संख्या है 1.4 बिलियन डॉलर का। दुनिया भर में दोस्तों 9 परमाणु संपन्न देश हैं। अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, भारत, इजराइल, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया। अब इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें न्यूक्लियर वेपन्स की तो वो है अमेरिका के पास, फिर रसिया के पास है। ठीक है, भारत जो है, भारत से ज़्यादा चाइना के पास भी है और पाकिस्तान के पास भी है। दोनों ही दुश्मन देश, दोनों के पास भारत से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। अभी सिप्री की रिपोर्ट आई थी, सिप्री का नाम तो आपने सुना ही होगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसमें इसने बताया था कि भारत जो है ये दुनिया में हथियारों की खरीद के मामले में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर है सऊदी अरेबिया, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक पहल शुरू की। तो अभी हाल ही में फेसबुक ने शुरू की है रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नाम की पहल। ये पहल इसलिए शुरू किया गया है फेसबुक द्वारा, जिससे फेसबुक पर दोस्तों जो बाल दुर्व्यवहार वाली सामग्रियां होती हैं, जो कंटेंट होते हैं, इमेजेस, वीडियोस, फाइल वगैरह, इसको शेयर ना किया जा सके। इसको शेयर ना करने के लिए एक लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके कि ऐसे कंटेंट शेयर ना करो। ठीक है, इसको रिपोर्ट करो। इसको रिपोर्ट करोगे तो फेसबुक की टीम की नज़र जाएगी इस पर और वो इन कंटेंट को हटाएगा वहाँ से। तो इसलिए फेसबुक ने ये पहल शुरू की है। अब फेसबुक ने ये पहल शुरू करने के लिए कुछ और भी संस्थाएं जिनका सहायता लिया है, जैसे साइबर पीस इंडिया फाउंडेशन, अर्पण फाउंडेशन, आरंभ इंडिया इनिशिएटिव। तो इन एनजीओज का भी सहारा लिया है फेसबुक ने। ओके, अच्छा, फेसबुक ने अभी हाल ही में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, किसे? स्फूर्ति प्रिया को। इसको याद रखिएगा, भारत में नए आईटी नियमों के तहत शिकायत अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, तो स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक ने नियुक्त किया है। व्हाट्सएप ने किसे नियुक्त किया है? तो व्हाट्सएप ने दोस्तों अभी परेश बी लाल को नियुक्त किया है। किसे? परेश बी लाल को। दोनों का नाम याद रखना है, फेसबुक की ही कंपनी है व्हाट्सएप पे। चलिए, तो बस दोस्तों ये तो थी आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो। आई होप आपको वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो से जानकारियाँ मिली हैं, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं ब्रांड एम्बेसडर वगैरह की, तो आप लोग उसको देखना मत भूलेगा। अच्छा, आज 11 बजे दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो आएगी इतिहास की वीडियो की जगह पर, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा बिलीव लॉन्च की? अगला, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य कब से है? अच्छा, अभी कल पुस्तकों और लेखकों की वीडियो अपलोड हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो। अभी जो पुस्तकें और लेखक की वीडियो अपलोड हुई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, पिछले 6 महीने की पुस्तकों और लेखकों के बारे में उसमें डिटेल में दिया गया है, तो आप जा करके उसे वीडियो देख लीजिए चैनल पर। क्लियर? मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।